भी आ जाएगा। तो साइक्लो अल्काइलिडीन वाला में तो दिक्कत नहीं लग रहा होगा आपको। साइक्लो अल्काइलिडीन में इवन और ऑड का कंसेप्ट पे चलिए आप, तो आपका गलत भी नहीं होगा और बहुत अच्छे से क्वेश्चन बना पाइएगा, तो क्वेश्चन सही भी हो जाएगा, गलत कहीं नहीं होगा आपका। देखो ये सब मेंस में नहीं पूछते हैं, मेंस में नहीं पूछते हैं, एडवांस वगैरह में आ सकता है, मेंस में तो कभी नहीं आता है इस तरह का कोई क्वेश्चन। एडवांस में पूछ सकता है, जैसे आपका एक तो एडवांस में तो चांसेस है तो पूछेंगे नहीं पूछेंगे ये गारंटी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपके मॉड्यूल में जरूर पूछा हुआ है। और मॉड्यूल के साथ साथ आपकी जो रेजोनेंस का जो टेस्ट होगा आगे जाकर, अभी ज्योमेट्रिकल तक अभी आया था, ऑप्टिकल वगैरह आएगा अगर ना, तो आपके इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे, खूब सारे आते हैं खूब। और जब से रेजोनेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका पूरा सिलेबस, तो एक डीपीपी एडवांस की डीपीपी आती है, उसमें ये सब खूब क्वेश्चन मिलेगा आपको। जब वो लास्ट में आता है, जब मेंस का एग्जाम हो जाता है, तो 1.5 महीने के लिए एडवांस का एग्जाम होता है, 1.5 महीना लगभग लगता है एडवांस के एग्जाम में। तो उसमें आपका ये वाला क्वेश्चन खूब आता है, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है ना ये, तो खूब आता है, तो एडवांस का क्वेश्चन होता है, देख लीजिए एक बार। इसको लिख लो पहले। सर वो डीपीपी का सोल्यूशन मिला क्या? डीपी वाला हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आया, मैं उसको अंकित को बोला हूँ यार, मैंने तो मेल वगैरह भी किया था, तो अभी तक मेरा पोर्टल चालू ही नहीं हुआ है। मेरा पोर्टल चालू हो जाता तो मिल जाता, बट अभी उसको बोला हूँ, देखो हो जाएगा, जल्दी में जल्दी हो जाएगा। देखो अभी बात करेंगे फिर आज एक बार, बहुत पहले सब कुछ भेज दिए थे जबकि हम, तो चालू ही नहीं हुआ है। तो ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। अब उसके बाद लिखो पॉलीफिनाइल रिंग वाला लिखो कंसेप्ट, पॉलीफिनाइल रिंग लिखना है। पॉलीफिनाइल रिंग वाला समझते हैं ना? पॉलीफिनाइल रिंग में इवन और ऑड का कंसेप्ट यहाँ भी ले सकते हो आप, इवन और ऑड का कंसेप्ट ले सकते हो। जैसे आप देखो पॉलीफिनाइल वाले रिंग में, ये देखो, ये पॉलीफिनाइल रिंग है तुम्हारा, एक सेकंड रुकना, यहाँ पे ऐसे बना लो इसको, ये पॉलीफिनाइल रिंग है, इसमें भी ऑड और इवन का कंसेप्ट ले सकते हो। इवन वाला ले लो पहले, दो रिंग ले लेते हैं। एक सेकंड रुकना बेटा, थोड़ा सा इसको लिख लो पहले, 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ, 1 सेकंड में, ठीक है? ठीक है ठीक है। इसको लिख लो पहले 1 मिनट, फिर मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो ये मैं बोल रहा था पॉलीफिनाइल वाला, देखो एक बार, पॉलीफिनाइल वाले में क्या है कि दो बेंजीन रिंग लगा हुआ है, देख रहे हो आप? अब इसमें एक बात देखोगे, यहाँ पे मान लो ग्रुप लगा है दो, एक ए लगा है एक बी लगा है, ठीक है? और इस पे भी ए और बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ए बी या बी ए कुछ भी रहेगा, वो टेंशन की बात नहीं है। तो होता क्या है कि इन दोनों ग्रुप में देखो रिपल्सन होगा,
सामने सामने दोनों आ गए ना, ऑर्थो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। यस सर। इन दोनों ग्रुप में रिपल्सन होता है, तो इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये जो रिंग है ना वो घूम जाता है, थोड़ा सा परपेंडिकुलर चला जाता है। जैसे रिंग घूम जाएगा ना तो ए पीछे चला जाएगा और बी आगे आ जाएगा, ऐसे समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये रिंग जैसे ये रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा ड्यू टू मिनिमाइज रिपल्शन या ड्यू टू वेज डैश में बना दीजिए ना वो ए और बी। अभी वही करेंगे इसके बाद। ड्यू टू रिपल्शन के कारण जो होता है, ये वाला जो ग्रुप है ना ऐसा बन जाएगा तुम्हारा। ये रिपल्शन के कारण ये वाला ग्रुप जो दिख रहा है वो अंदर चला जाएगा। ये ऐसे आप वेज डैश में बना लो, इधर ए हो जाएगा तो इधर आपका बी हो जाएगा, और ये ए बी है, ये वाला अंदर चला गया और बी वाला बाहर आ जाएगा, तो रिपल्सन क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे रिपल्सन हमने क्या कर लिया? मिनिमम कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ कि ये दोनों नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया कि नहीं हो गया? मानते हो? ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? नॉन प्लेनर हो गया कि नहीं हो गया? नॉन प्लेनर हो गया। क्यों नॉन प्लेनर हो गया? क्योंकि एक उसके परपेंडिकुलर चला गया, तो प्लेन में तो रहा नहीं। ये ऐसे दिख तो रहा है एक प्लेन में, देखो अगर ये देखो तो एक प्लेन में दिख रहा है, लेकिन इस ग्रुप पे रिपल्सन के कारण अगर ये दोनों ग्रुप नहीं होता, ऑर्थो पे ग्रुप नहीं होता, तो प्लेनर होता ही ना ये। अगर ऑर्थो पे तुम्हारा ग्रुप नहीं होगा तो प्लेनर होगा ना ये। यस सर। ऑर्थो पे ग्रुप होने के कारण इन दोनों के बीच में रिपल्सन हुआ, और रिपल्सन के कारण ये परपेंडिकुलर चला गया, मतलब प्लेनर मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर में बदल गया। और अब मुझे बताओ, अगर ये नॉन प्लेनर में हो गया है, तो अगर मेरा ये दोनों ए और ए आइडेंटिकल हो जाएगा, कोई भी दो ग्रुप अगर आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा? दो ग्रुप आइडेंटिकल हो जाएंगे तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? मुझे इसका जवाब दो। सर अगर प्लेनर हो जाएगा तो? अगर दोनों में मान लो यहाँ पे भी ए हो जाए, यहाँ पे भी ए हो जाए, यहाँ पे भी ए हो जाए, और यहाँ दोनों पे ऑर्थो ग्रुप सेम हो जाए, यस सर हो जाएगा। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा? या यहाँ पे दोनों पे ए हो जाए, मान लो यहाँ पे दोनों पे ए हो जाए, तो जब आप परपेंडिकुलर प्लेन से लेकर काटोगे ना तो ये ऐसे कट हो जाएगा, नहीं लग रहा है आपको? यस सर हो जाएगा। परपेंडिकुलर प्लेन से लेकर काटोगे तो ऐसे हो जाएगा। हो जाएगा सर। तो ये सिमिलर हो गया यहाँ वाला, अगर ये दोनों Yes, सेम हो sir. जाएगा तो पीओएस दिखाई देगा। तो मतलब हमें क्या समझना हुआ कि नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल हो और सर ऑर्थो ग्रुप डिफरेंट हो। हाँ बोलो। सर अगर कट करेंगे तो वो ए और बी जो वेज डैश में बनाया है वो स्लाइस कट हो जाएगा ना? हाँ वो स्लाइस कट में जाएगा, जैसे वो स्लाइस जैसे प्लेन आप परपेंडिकुलर रख के ही कट करोगे, तो भाई परपेंडिकुलर प्लेन रख के कट करोगे तो ये वर्ड ऐसे तो कट होगा ही ना। हाँ ये सर प्लेन वही आपने पूछ रहे थे। ऐसे ले लिया, जैसे ऐसे लेके कट करोगे, जैसे प्लेन आपका एक परपेंडिकुलर चला गया, तो परपेंडिकुलर प्लेन लेके कट करोगे ना, तो ये भी तो आधा ऐसे कट होगा ना, परपेंडिकुलर प्लेन से ऐसे कट करोगे। यस सर ठीक है। इस तरह के प्लेन लेके कट करोगे तो आप मान सकते हो कि क्योंकि ये वाला प्लेन तो पूरा ऐसे कट हो गया, पूरा जाएगा। यस ये सर। वाला क्योंकि ये परपेंडिकुलर इसके है तो ऐसे जाएगा, ऐसे ही कटे होगा ना, देखो समझ में आ रहा यस है? सर समझ गया। यस सर। तो ये परपेंडिकुलर प्लेन लेकर, जैसे परपेंडिकुलर जो ग्रुप परपेंडिकुलर चला गया उसको कट कर दो, तो ये वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टली ऐसे कट हो जाएगा। ए ऊपर और ए नीचे अगर आ जाएगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। मतलब नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल के साथ कंडीशन क्या हुआ कि ऑर्थो पे जो ग्रुप है वो डिफरेंट होना चाहिए। ऑर्थो ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट। देखो दोनों ऑर्थो ग्रुप है कि नहीं? देखो ये ऑर्थो ग्रुप है, ये भी ऑर्थो ग्रुप है, तो ऑर्थो ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट, देन द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ना, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया, एंड ऑर्थो ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट। ऑर्थो ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, देन द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। देन द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। कंपाउंड क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये मेंस में पूछता है कि बाइफिनाइल रिंग दिया रहेगा और ऑर्थो पे दो दो ग्रुप लगा देगा, तो दो दो ग्रुप लगा देगा तो समझ लेना कि आपका ए और बी बस डिफरेंट होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर ए और बी बराबर हो जाएगा ना तो फिर वहां पे पीओएस दिखाई देने लगेगा। ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, इसमें भी ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। किसी एक में बराबर हो जाएगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। परपेंडिकुलर प्लेन से कट करोगे ना तो आ जाएगा, देखो
परपेंडिकुलर प्लेन से कट करोगे तो ए और बी भी कट हो जाएगा। परपेंडिकुलर प्लेन में तो ए और बी भी कट होगा, होगा नहीं होगा बोलो? तो ये परपेंडिकुलर प्लेन से कट करो तो ये वाला ऐसे कट हो जाएगा, इस तरह से बीच से कट हो जाएगा, बीच से कट हो जाएगा क्या? तो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल और ऑर्थो ग्रुप डिफरेंट हो तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सर हाँ बोलो। तो जो हम लोग पूरे बेंजीन को परपेंडिकुलर घुमा रहे हैं ना? हाँ पूरे बेंजीन को घुमा देते हैं, बेंजीन ही घूमेगा। परपेंडिकुलर कट करेंगे तो जो परपेंडिकुलर घूम रही है उसमें तो स्लाइस कट हो जाएगा। स्लाइस कट हो जाएगा, सही बात है। हाँ तो चाहे अलग रहे तो फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसमें भी स्लाइस कट थोड़ी ना हो जाएगा, जैसे इसमें तो ये तो खत्म हो गया पूरी तरह। उसी के बारे में पूछ रहे थे जो परपेंडिकुलर हो रहा है। हाँ तो परपेंडिकुलर वाले को परपेंडिकुलर प्लेन से कट करके स्लाइस कट हो गया, ठीक है। उसके बाद मतलब सर उसमें ए बी चाहे अलग रहे चाहे सेम रहे तो कोई तो फर्क पड़ नहीं रहा है। नहीं तो फिर हम इसको नहीं कट करेंगे, इसको कट करेंगे हम, जो जो बराबर नहीं होगा उसको कट करेंगे भाई। जैसे आप कहे ना परपेंडिकुलर यही थोड़ी ना जा रहा है, ये भी तो जा सकता है। तो फिर हम इसको कट करके इसको देख लेंगे। तरीका तो हमारा ये भी तो हो सकता है, हम तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि सर अगर ये दोनों ए आइडेंटिकल, इसको कट, हम इसको क्यों कट करेंगे? फिर हम इसको कट करेंगे, फिर तो ए आइडेंटिकल हो जाएगा नहीं। यस सर। तो इसलिए आपको ये तो नहीं सोचना, कोई भी में किसी में भी तुम्हारा ए और बी बराबर हो जाएगा ना, तो हम ए बी वाले को कट करेंगे और ए ओ को बचा लेंगे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगा। तो आप देखो यहाँ पे ऐसे, अगर ये क्वेश्चन ऐसे हो, जैसे मान लो सर हाँ बोलो। ये बोल पूछना था सर, जैसे जो रिंग्स हैं वो प्लेन में सिर्फ ए और बी प्लेन के ऊपर नीचे है। नहीं प्लेन, क्योंकि बेंजीन रिंग sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो sp2 तो प्लेनर होता ही है ना, उसमें हाँ तो आपको मैं वेजडेस बनाने का कोई मतलब भी नहीं होता है ऐसे। वो बस परपेंडिकुलर हाँ बनाने के लिए बना दिया मैंने वेजडेस, ऐसे कोई वेजडेस का मतलब नहीं होता है, क्योंकि बेंजीन रिंग अपने आप में प्लेनर होता है। बस बेंजीन रिंग घूम गया, जैसे एक ऐसे है तो एक ऐसे है, बस ऐसे है, यही ना हुआ है। और इसको स्लाइस कर तुम कट करोगे ना तो ये बीच से कट हो जाएगा, देख रहे हो आप? यस हाँ सर। हाँ ठीक बेंजीन सर रिंग हाँ प्लेनर होता है अपने आप हाँ में, हाँ ठीक ठीक। sp2 होता है, तो उसमें वेजडेस दिखाने का कोई मतलब, sp3 थोड़ी ना है कि वेजडेस दिखा रहे हो, दिखाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने बस आपको बस अंदर की तरफ दिखाने की कोशिश करी है कि बेंजीन रिंग रोटेट कर गया है परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो बेंजीन रिंग में स्लाइस कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है ना, तो हर एक कार्बन अपने प्लेन में रहता है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन प्लेनर होता है, sp3 प्लेनर नहीं होता है, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे देता आपको, ये बेंजीन रिंग दे देता, दूसरा बेंजीन रिंग यहाँ दे देता ऐसे, और यहाँ पे लिखा था Me, और यहाँ लिखा था इथाइल, और यहाँ पे लिखा था मिथाइल, और यहाँ पे भी लिखा था मिथाइल, सपोज करो। तो आपको क्या लगता है ये क्या होता? क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होता? तो हम क्या करते, हम इस वाले ग्रुप को कट करते, इसको कट करते, तो मिथाइल मिथाइल एक दूसरे का आइडेंटिकल दिखने लगता। तो इस तरह से हमें ये कंपाउंड क्या मिलता? ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलता, POS मिल जाता है इसमें। भले ये घूमेगा जरूर, लेकिन हम परपेंडिकुलर प्लेन लेकर कट करेंगे ना, तो दोनों मिथाइल एक दूसरे के आइडेंटिकल दिखाई दे रहा है, इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा यहाँ पे कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसा होता, अगर यही क्वेश्चन को मैं ऐसे देता आपको और फिर पूछता, जैसे ये बेंजीन रिंग होता और दूसरा बेंजीन रिंग ऐसे होता, ध्यान समझना, थोड़ा सा बहुत ध्यान समझोगे तो सीख जाओगे आप इसको। इधर देखो ET लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं वो, इधर ME लिखा है, इधर ME लिखा है, और इधर ET लिखा है। तो बताओ क्या होगा इसमें? क्या यहाँ पे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा? क्या यहाँ पे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा? यस सर होगा। क्योंकि आप कहीं भी कट करोगे ना तो प्लेनर सिमेट्री नहीं आएगा, नॉन प्लेनर तो है ही पहले ये, क्यों? क्योंकि दो बेंजीन रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो नॉन प्लेनर है ही, और नॉन प्लेनर के साथ POS पास कराओगे ना तो दोनों ग्रुप आइडेंटिकल है नहीं, इसलिए यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो याद कर लो इसको आप, अगर कहीं पे भी दो रिंग है, बेंजीन रिंग खास करके, और दो बेंजीन रिंग के साथ दो, सर यहाँ पे सर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री हो नहीं सकता है। नहीं प्लेनर नहीं है ना, प्लेन में रहेगा तब ना सेंटर ऑफ सिमेट्री हो पाएगा, प्लेन में नहीं है ना, तो एक अंदर चला गया ना, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ, चांसेस खत्म हो गया।
परपेंडिकुलर हो गया ना एक, अच्छा हाँ ठीक है तो चांस पे प्लेन में रहेगा तब सेंट्रोसिमेट्री इन भी हो जाता है। ठीक है। अगर ऐसे ही रहता ना तब यहाँ पे ये मिल जाता है, तो तुम्हारा सेंट्रोसिमेट्री आ जाता है। लेकिन एक प्लेन में नहीं है ना ये, तो नहीं मिल पाएगा तुमको सेंट्रोसिमेट्री। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होगा। तो कंपाउंड कैसा हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे और भी देख सकते हो आप एग्जांपल, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल आपके दिमाग में आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन बना भी सकते हो आप। ये बेंजीन रिंग है, दूसरा बेंजीन रिंग है, यहाँ पे NO2 मान लो लिखा है, इधर OCH3 लिखा है, इधर आपका ET लिखा है और इधर Me लिखा है। बताओ यहाँ पे क्या होगा? कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या? तो ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा पूछता है। इस कंपाउंड में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। नहीं है होगा सर। सर। तो कंपाउंड ये याद कर लीजिए। अब आप इसको याद कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो। अब आप ये याद कर लीजिए कि कोई भी कंपाउंड दो बेंजीन रिंग के साथ दिख रहा है और ऑर्थो पे जो ग्रुप लगा है वो डिफरेंट दिख रहा है, तो वहां पे हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। समझ में आया बात? बोलो। हाँ सर। सबको क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं, बताओ। यस सर, क्लियर है। यस सर। यस सर। ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव वाला कंसेप्ट आ गया। दो रिंग होना चाहिए और डिफरेंट ऑर्थो ग्रुप्स होने चाहिए, तो कंपाउंड ऑप्टिकल। दो चार भी होगा ना तब भी हो जाएगा, चार वाले में भी तो वैसे ही लगेगा, चार वाले में यस वही। सर, वैसे ही रहेगा। अब तो ये बात लिख लिया हमने, लिख लिया ना कि ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ रिंग हो और ऑर्थो ग्रुप डिफरेंट हो, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसको लिख लीजिए आप, नीचे पॉइंट करके लिख लीजिए। बहुत थोड़ा थोड़ा सोचेंगे ना तो आ जाएगा आपको। इवन नंबर ऑफ बेंजीन रिंग हो, इवन नंबर ऑफ रिंग एंड different group at ortho position, different group at ortho position, always ortho position, sorry ortho position लिखिएगा यहाँ पे, ortho position always show optical isomerism, always shows optical isomerism। समझ में आ गया ये बात? याद कर लो आप, देखो बार बार आप दिमाग थोड़ी लगाते रहोगे। ये सर समझ गए सर। एक बार आप देख लीजिए तो उसको याद कर लीजिए, तो इससे फायदा मिल जाएगा आपको। खास करके ये वाला क्वेश्चन जरूर याद रखिए क्योंकि ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन भी है। इवन नंबर ऑफ रिंग एंड डिफरेंट ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन ऑलवेज शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। OI का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। ये इनएक्टिव मत समझ लेना, इसको ना दिक्कत हो जाएगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव लिख देता हूँ मैंने क्योंकि दिक्कत हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव से ही होता है, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा ऑड नंबर वाले पे जजमेंट देते हैं, क्या हो रहा है देखना। ऑड नंबर वाले का जजमेंट देना कैसे भी कहोगे। जैसे एक बेंजीन रिंग है तुम्हारे पास, दूसरा बेंजीन रिंग लगा देते हैं और तीसरा बेंजीन रिंग लगा देते हैं। बहुत सोच समझ के जवाब चाहिए मुझे आपसे, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा आपको घुमा के क्वेश्चन दूंगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको एडवांस DPP में मिलता है, मेंस वाले में नहीं आएगा। ये 3 वाला तो नहीं आता है मेंस में, तो आज तक नहीं आया है। और आपके मॉड्यूल में भी एक भी क्वेश्चन नहीं है इस पे। आपके मॉड्यूल में भी एक भी क्वेश्चन, ज्यादा सोच पे नहीं दिया, लेकिन वो एडवांस के मॉड्यूल में दिया हुआ है जो JEE मेन के एग्जाम के बाद आपके पास आएगा। उसमें बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहता है, तो वो वहीं से क्वेश्चन मैंने इसको उठाया है। कंसेप्ट सिखाऊंगा लेकिन उस कंसेप्ट को ट्विस्ट कैसे किया जाएगा वो यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। देखो A और B है ये, और इस पे 4 आइडेंटिकल ग्रुप कोई लगा दो आप, 4 आइडेंटिकल ग्रुप्स लगा दिए मैंने इसमें, ठीक। ये आप मुझे बताओ कि क्या होगा इसमें। पहले मुझे ये बात बताओ, इसको समझाओ मुझे आप पहले। इस कंपाउंड को देख रहे हो आप, 3 बेंजीन रिंग लगा हुआ है और इन दोनों के टर्मिनल्स पे सेम ग्रुप्स डिफरेंट भी लगे हुए, AB लगा हुआ है। और मैंने बीच वाले रिंग में बोला कि सेम बगल वाले परपेंडिकुलर चले जाएंगे प्लेन के। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा कि नहीं करेगा, बस मुझे इतना जवाब चाहिए आपसे, बस और कुछ नहीं चाहिए, और तुम समझ जाएंगे इसमें। करेगा। मुझे एक बात बताइए, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा कि नहीं करेगा? ये करेगा सर। करेगा सर। देखो हाँ, बच्चा सर कैसे नहीं सोचेगा? करेगा। बच्चा इसमें देखो सोचेगा कैसे, ये वाला रिंग और तो ये वाला वर्टिकल ring, लाइन से हाँ ये करेंगे। प्लेन में है और ये वाला परपेंडिकुलर चला गया है। यस सर। यस मतलब सर। आप इसको कट करने जाओगे तो ये सब स्लाइस कट के हिसाब से कट हो जाएगा।
यस तो ये सर, ऐसे कट हो यस जाएगा, सर, मुझे ऐसा लगता है यस नहीं, सर, ऐसे कट हो जाएगा ना, यस यस सर, सर, ऐसे ही होगा। इससे कट हो सकता है, ये ऐसे वाला कट, तो यस ये सर, वाला समझ। ऐसे से अगर पास कराओगे, ऐसे वाला प्लेन लोगे अगर आप, ऐसे कट होगा। और अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट करोगे, और मतलब इसको स्लाइस कट करते हुए बड़ा सा प्लेन लेके कट करोगे, तो मुझे लगता है ऐसे कट हो सकता है, नहीं ऐसे या तो ऐसे, क्या लगता है यस आपको? सर, हाँ सर, ऐसे ही मुझे बोल ऐसे रहे कट थे। हो सकता है ना, या तो यस सर, तुम्हारा ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे होगा। और कोई उपाय यस है सर, तुम्हारे पास, बताओ मुझे। नो सर, दोनों तरफ से ये आइडेंटिकल आ रहा है, क्योंकि ये चारों ग्रुप सेम रखा है मैंने। बहुत दिमाग लगाया यस है, सर, देखो आप, यस सर, यस। देखो, तो या तो तुम्हारा, तुम बहुत तरह से कट करोगे तो एक ऐसा कट हो सकता है, या फिर तुम्हारा ऐसा सर, कट हो सकता है, यही होगा कि नहीं होगा? यस सर, यस सर, यस सर, इसका मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो ही जाएगा फिर, क्यों? क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर है, मॉलिक्यूल यस, तो प्लेनर है, लेकिन ये बीच पे डिपेंड करेगा जरूर, बात समझ रहे हो, बीच पे डिपेंड करेगा, ये जेई को वही एडवांस डीपीपी में मिलेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल प्लेनर, तो फिर भाई एक काम कर सकते हो आप, देखो ए और ए के बीच में डिस्टेंस जो है, अभी मान लो एक्स है, और इस ए को इस ए के साथ अपोजिट कर दो, मतलब इस ए को यहाँ लिख दो, तो डिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया सर, इस चीज ज्योमेट्रिकल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है सर। यस सर, ज्योमेट्री हो गया तो ऑप्टिकल तो नहीं होगा, नो ऑप्टिकल, इतना तो समझ में आता है, यस सर, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिस, इसका मतलब ये क्या हो सकता है, ज्योमेट्रिकल हो सकता है, लेकिन ज्योमेट्रिकल के लिए कंडीशन क्या होगा, जो इनिशियल वाला और फाइनल वाला, मतलब इधर टर्मिनल्स वाले जो ऑर्थो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, नहीं यस मतलब सर, यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, और उधर भी ए नॉट इक्वल टू बी, ये मानते हो कि नहीं? अगर मतलब दोनों ट्रांस होना चाहिए, मतलब ट्रांस होना चाहिए। हाँ, मतलब ट्रांस बनना तभी बनेगा ना, हाँ जब तुम्हारा सर, ए भी डिफरेंट होगा, ए भी डिफरेंट होगा, और दोनों ए सेम हो गया, तुम कभी ट्रांस बना पाओगे? बताओ तो थोड़ा, अगर ये दोनों तुम्हारा ए बी सेम हो गया, तो क्या नो कभी सर, ट्रांस बन नहीं सर, पाएगा? नहीं, नहीं सर, नहीं। नहीं बन पाएगा, तो ए और नॉट बी होना चाहिए, ए नॉट बी होना चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसमें थ्योरी में बड़ा आसान कर रहे हैं, बच्चों को थोड़ा आसान करके सिखाते हैं, तो कुछ लोग ये लिखाते हैं कि अगर ऑड नंबर ऑफ रिंग है, मैं ऐसा नहीं लिखवाता हूँ फिर, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बार, देखो मैं जब इसको से 2 साल पहले जब मैं उस एडवांस का डीपीपी सॉल्व करा रहा था, तो मैंने खुद अपना कंसेप्ट सीखा था, मैं भी पहले ये लिखवाता था कि ऑड नंबर ऑफ रिंग है और टर्मिनल्स पे डिफरेंट ए और बी है तो ज्योमेट्रिकल होता है। फिर मैं उसको धारणा चेंज किया अपना, क्योंकि बीच वाला रिंग पे भी तो डिपेंड करेगा, बीच में रिंग में क्या यस ग्रुप सर, लगा है, इस पे अब चारों ग्रुप तुम डिपेंड कर दोगे तो पीओएस होगा ही नहीं प्लेस तुम्हारा, होगा नहीं, यस सर, ये बोलने वाले। तो कहानी तो फंस गई। तो कोई अगर ये लिखवा देता है कि बेंजीन रिंग ऑड नंबर में है तो जीआई शो करता है, ये जनरली सही है, ये मैं भी लिखवाता था, आज से 2-3 साल पहले मैं यही लिखवाता था, लेकिन जब से मैंने डीपीपी सॉल्व कराया तब से मेरी धारणाएं बदल गई, तब से मुझे लगा कि नहीं ऐसे लिखवाना गलत होगा, मैं बीच वाले रिंग को क्यों नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ इधर वाला और इधर वाला देख रहा हूँ। जब मैं उस समय डीपीपी सॉल्व करा रहा था तो मैंने फिर कंसेप्ट को अपना आगे क्लास में चेंज कराया, और उन बच्चों को भी चेंज करवाया कि नहीं फिर ये मत लिखो, क्योंकि हमने एक ही एग्जाम्पल उस समय करवाया था बच्चों को, यही वाला एग्जाम्पल, उसके बाद करवाया नहीं, क्योंकि मैंने भी ज्यादा देखा नहीं था एग्जाम में क्वेश्चन। तो 2-3 साल पहले मैं जब करा रहा था तब मैंने उस चीजों को ऑब्जर्व करा था, तो जब मैंने उसको सर, ऑब्जर्व करा तो मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ, देखो अब, हाँ बोलो। ये सर इसमें ज्योमेट्री बीच वाली लिंक को अगर हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तब तो फिर वो स्लाइस कट हो जाएगा, नहीं, तो स्लाइस फिर कट, दो को स्लाइस कट करोगे तो ये वाला परपेंडिकुलर ये घूम गया ना रिंग, सर ये रिंग बीच वाली। तुम्हारा, हाँ तो बीच वाले रिंग, हम वही बीच वाले रिंग की बात कर रहे हैं आपसे, ये बीच वाले रिंग की बात कर रहे हैं आपसे, बीच वाला रिंग यस घूम गया है ना, स्लाइस कट लेके चलोगे, तुम बड़ा सा प्लेन ले लो, इतना बड़ा ऐसे प्लेन ले नहीं सर, लो, वो ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल काटें तो बीच वाले के लिए तो स्लाइस कट हो जाएगा ना, बाकी के लिए वो वर्टिकल रहेगा, लेकिन तो इसको फिर तो मतलब फायदा क्या होगा, इसको तुम कट कर रहे हो मान के चलो, तुम इसको कट करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर ये बच गया ना, हमको इसको इसको यस जाना है, सर, हमें ए इसको और बी इसको अलग जाना अलग हो है। जाएंगे ना। फिर तो और दिक्कत हो जाएगा, तुम तो और फंस जाओगे मामला में, यस सर। तो वो तो फायदा ही नहीं मिलेगा तुम्हें। तो उससे अच्छा है कि हम ये वाला लास्ट और इनिशियल ये वाला देखें, ये सही तरीका होता है। बीच वाले को क्यों कट करेंगे, बीच वाले को कट करेंगे तो फिर ये मामला फंसेगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी जो है, इस तरह का अगर कोई कंपाउंड है जहाँ पे ये, लेकिन बीच वाला में चारों ग्रुप सेम है, तो मैं एक अब क्यों लिखवाता हूँ, उसका थोड़ा तरीका मैंने बदल दिया है, ऑड नंबर ऑफ बेंजीन रिंग एंड
different group at terminal position, different group at ortho position, ठीक है। एंड इसके बाद in between the ring, in between ring all groups, all ortho groups are identical, ये लिखवाना पड़ता है। फिर चेंज करना पड़ेगा। तो ज्योमेट्रिकल का सही कंसेप्ट अगर तुम्हें बनाना है तो ऐसे बनाना पड़ेगा। ज्योमेट्रिकल का कंसेप्ट बनाने के लिए फिर हमने धारणाएं चेंज करी और मैंने फिर आगे क्लास से ऐसे लिखवाता हूँ, देखो ऑड नंबर ऑफ रिंग, तो ये बात आप भी मानोगे, ऐसा नहीं है कि ऐसे लिखवा दे रहा हूँ। ऑड नंबर ऑफ रिंग एंड डिफरेंट ग्रुप और एटम एट टर्मिनल ऑर्थो पोजीशन, ओके, एंड इन बिटवीन रिंग, इन बिटवीन, ऐसे लिख लो, एंड रिंग इन बिटवीन, ऐसे लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। मिडिल ऑल ऑर्थो ग्रुप, ऐसे लिख लो, ऑल ऑर्थो ग्रुप्स एंड ऑल ऑर्थो ग्रुप्स आर identical in between the ring, in between the ring, ऐसे लिख लो। रिंग जो बीच में है वो आइडेंटिकल ग्रुप्स चारों दिखाने चाहिए, तो ठीक रहेगा। फिर चारों डिफरेंट रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, आपको मामला फंस जाएगा। नहीं तो कुछ नहीं शो करेगा ना, समझ जाए ना, नहीं फिर ओआई शो कर लेगा, प्लेनो तो वो पीयूष नहीं देगा। यस सर। हाँ तो पीआई फिर वो पीओएस नहीं शो करेगा तो ऑप्टिकल तो शो कर ही लेगा ना। यस सर, समझ गए, ऑप्टिकल शो कर लेगा, फिर यही एक प्रॉब्लम हो जाता है फिर यहाँ पे। तो इसी में थोड़ा सा ध्यान रखो, ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा मॉडल में, आप परेशान मत होइए। अगर आप जेईई मेन की तैयारी करें तो ये क्वेश्चन बनाना ही नहीं है आपको, बट तब भी मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखो आगे एकदम बढ़िया। तो बेंजीन रिंग अगर तुम्हारा 2 है तो फिर तो एकदम सीधा सीधा है कंसेप्ट। 3 है तो भाई थोड़ा सा बीच वाले का भी ध्यान रखिएगा। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे आ जाता, मान लो तो जैसे 5 दिए होंगे तो जो मिडिल वाला उसको हम बीच वाला को सीधा करेंगे। 5 नहीं देता है, 5 लिखने में उनको भी दिक्कत हो जाता है। कहाँ लिखेंगे वो 5, उनको जगह ही कितना रहता है 5 लिखने के लिए, 5 नहीं देता है। ठीक है सर, 5 में दिमाग लगा लेना, उतना 5 देंगे नहीं, उतना जगह उनके पास नहीं रहता है, उतना बड़ा नहीं तो सर जैसे फिर जैसे आप दिखाएं कि जो साइड वाले टर्मिनल है 2, तो बीच में 3 आ जाएंगे, तो तीनों का देखेंगे या क्या देखेंगे? तीनों का देखेंगे। 5 रहेगा तो 2 तो देखना ही है और 3 और देखना पड़ेगा, तो तीनों का देखना ही पड़ेगा। यदि तो तीनों कट होंगे भाई तो और क्या करोगे? नहीं जब पीओएस देखेंगे नहीं होगा। कहानी अच्छी रहेगी। कहानी देखो एक बार बताता हूँ, 5 वाला तुमको बता देते हैं, उत्साह तुम्हें बताते हैं 5 वाला, लेकिन 5 वाला तुम्हें कभी नहीं पूछेगा, 3 वाला ही नहीं पूछेगा। 5 वाले की तो बाकी कहानी ही होती है, उनका उतना जगह भी नहीं होता, इतना बड़ा थोड़ी क्वेश्चन लिखेंगे यार, वो उतना उनके पास खुद ही जगह नहीं होता है, वो तो नहीं पूछेंगे, लेकिन तभी हम तुमको समझा देंगे। देखो अभी समझाते हैं। ए बी, यहाँ पे भी ए बी है मान लो, ये डिफरेंट है मान लो, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सी, इधर लिखा है डी, इधर लिखा है ई और इधर लिखा है एफ। बताओ ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? एक्टिव सर। एक्टिव होगा सर, जब पीओएस नहीं है सर। पीओएस इसमें नहीं है। नहीं है क्यों नहीं है, समझ में तो आ ही रहा होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है भाई। क्यों? क्योंकि अगर हम इन दोनों को कट करेंगे, स्लाइस कट से करेंगे, ये ऐसे आ सकता है प्लेन या ऐसे आ सकता है प्लेन, तो आइडेंटिकल तो कहीं से भी नहीं दिखेगा। दोनों में पीओएस नहीं हो रहा है। हाँ तो पीओएस नहीं है, तो पीओएस नहीं है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो देखो 2 ही प्लेन ही होता है भाई, ऐसे ना तो ऐसे। सर अगर ए और बी इक्वल हो जाए तब भी पीओएस नहीं रहेगा। हाँ ए और बी इक्वल हो गया तब तो भाई कहानी, ए और बी इधर वाला ना, ए और बी इक्वल हो जाए सर तब भी पीओएस नहीं रहेगा ना सर। तब भी नहीं रहेगा पीओएस। सही बात कह रहे हो आप, एकदम सही कह रहे हो, तब भी पीओएस नहीं रहेगा। इधर वाला ए और बी इक्वल भी हो जाएगा ना, तब भी पीओएस नहीं रहेगा। लेकिन एक काम और हो सकता है, जैसा कि अभी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, एक काम ये हो सकता है जैसा आप समझ रहे थे, अगर यहाँ का भी ए सेम हो जाए, ए इधर भी ए इधर भी, तो पीओएस हो जाएगा। मानते हो? नहीं इसको कट कर देंगे ना, फिर बीच वाले को सही है सर, वही बता कट कर देंगे तो ये कहानी बदल जाएगी फिर। सर मेन से पीओएस देखना है और कुछ नहीं, बस पीओएस देखना है बस। हाँ वही मैं भी कहना चाहता हूँ आपको, पीओएस देखने में दिक्कत है नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं।
बस पीओएस देखने का ही तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, बस और कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं। देखो इतना एडवांस क्वेश्चन नहीं आएगा, आप परेशान मत होइए, नहीं आएगा। तब भी मैं आपको सोच डाल रहा हूँ कि आप अगर मान लो आ गया तो क्या सोचेंगे आप। बच्चे पिछली बार जब मैं उसका एडवांस का डीपीपी करा रहा था तो बच्चे सोच नहीं पा रहे थे, बड़ी दिक्कत हो रही थी उनको। तो मैंने उनको समझाया कि देखो बीच वाले रिंग में कैसे पीओएस और कैसे पीओएस नहीं है, इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से समझाया फिर उनको, तो फिर आराम से क्वेश्चन बने। तो उस डीपीपी में लगभग 5-6 क्वेश्चन इस पे मिलता है। 5-6 सर मेरे पास होगा तो मैं भेज दूंगा आप लोग। हाँ बोलो। सर आप बोल रहे थे ए और बी अगर इक्वल हो गए, दोनों तरफ, हाँ। हाँ सर, तो फिर चारों में हम लोग ए लिख सकते हैं ऑर्थो पोजीशंस पे। हाँ तो ये वाला, अगर ये वाला तुम्हारा इसको कट करोगे ना फिर तो इधर वाला ऐसे कट हो जाएगा, फिर यस सर, ऐसे यस सर, इसको ऐसे ऐसे कट हो जाएगा ना। यस सर, समझ इधर का ए इधर का आइडेंटिकल हो जाएगा, इधर का ए इधर का आइडेंटिकल हो जाएगा। तो सर वो पीओएस तो फिर हो जाएगा ना? हाँ पीओएस हो जाएगा फिर, वही तो मैं भी हाँ बोल सर, वही बोल रहे थे। हाँ तो ठीक है सर। पीओएस देखना है, पीओएस देखने में तो आपको दिक्कत है नहीं किसी तरह का, यस तो ऐसा सर। कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलो अब 5 वाला उत्साह कह रहा था कि 5 वाला भी थोड़ा सा देखा जाए सर, क्या है वो 5 वाला। सर हाँ बोलो। सर अगर पहली रैंक में जैसे ए होता और दूसरी वाले मतलब थर्ड वाले में अगर बी होता तो तब भी हो जाता ना फिर तो। तब हाँ तब भी हो जाता, हाँ हो तब भी जाता, हो जाता सर, तब भी पीस हो हो जाता जाता सर। है। भी ठीक है सर, ठीक है, हो जाता तब ठीक है आइडेंटिकल हो सर, जाएगा ठीक है, तो हो ठीक है। जाएगा। हाँ 5 सर, वाला ठीक है रिंग सर। उत्साह पूछेगा कभी नहीं, 5 मैंने कभी नहीं देखा है क्वेश्चन बेटा, लेकिन तुम्हारा दिमाग में है क्वेश्चन तो एक बार देख ही लेते हैं 5 वाले में क्या होगा। अब 5 वाले में थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा तो जाकर अच्छे से क्लियर होगा। 5 तो बहुत बड़ा हो गया क्वेश्चन, ऐसे ये तुमने पूछना नहीं चाहिए। देखो ये वाला अगर रिंग एक्स वाई में है तो ये वाई जेड में जाएगा, फिर ये एक्स वाई में आएगा, फिर ये वाई जेड में जाएगा और ये एक्स वाई में जाएगा। मानते हो ना? कितना हाँ मानते हो सर। नहीं उत्साही बताओ। हाँ हाँ सर, ये तो मान। देखो, ये भाई ऑर्थो ग्रुप लगा होगा, यहाँ पे ऑर्थो ग्रुप लगा होगा। अब ये ऑर्थो ग्रुप ऑर्थो ग्रुप ऑर्थो ग्रुप ऑर्थो ग्रुप ऑर्थो ग्रुप ऑर्थो ग्रुप, इधर तो ऑर्थो ऐसे 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 लगा होगा। तो इसमें जो 3 रिंग है वो एक प्लेन में है। देखो 3 रिंग मतलब कौन कौन सा, हाईलाइट कर देता हूँ तुमको। फर्स्ट फर्स्ट थर्ड फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट वाला और फिर थर्ड वाला और ये लास्ट वाला, 3 रिंग तुम्हारा एक ही प्लेन में है और 2 रिंग तुम्हारा अलग अलग प्लेन में है। मतलब दोनों रिंग, ये 3 रिंग एक प्लेन में और 2 रिंग एक प्लेन में। बस आप समझ लो, अगर आप 3 को स्लाइस में डालोगे तो 3 को स्लाइस में डालोगे तो ये ऐसे कट होगा नहीं, यही ना दो में फर्क है, इसी यस में सर। फर्क है। Yes, इसी sir. दोनों को देखना है तुमको फिर बस। इन दोनों में अगर चारों ग्रुप डिफरेंट रहेगा तो फिर कहाँ से तुम्हारा नहीं हो पाएगा सर नहीं आ पीओएस। पाएगा, पीओएस नहीं आ पाएगा। तो वो ऐसे सोचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं दूंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं, ये बस आप सोचने की बात आप कर रहे थे सर मैं तीनों को देखूं कि 2 को देखूं, तो 3 रिंग तो प्लेन में आ जाएगा, तो तीनों तो खत्म होगा पूरी तरह से, उसका टेंशन ही नहीं है अपने को। फिर यानी दोनों रिंग को देख के काम करना है तो नहीं दिख जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। हाँ सर, ठीक सोच है लेंगे सर। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 5 रिंग तो दूर दूर तक नहीं पूछेगा, अब तक नहीं पूछा है, भविष्य में भी कभी नहीं पूछेगा। भविष्य में तो क्वेश्चन आसान होता जा रहा है, तो पूछने की संभावना एकदम खत्म हो गई। ये अगर 1999 का एग्जाम होता, 1999, 2000, 2001 तक का एग्जाम होता तो मैं सोच भी सकता था कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। अब तो दिन पर दिन क्वेश्चन घट रहे हैं, आसान कर रहे जा रहे हैं। अब देखिए खुद ही समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं लगता है कि दिन पर दिन क्वेश्चन सिंपल सिंपल किए जा रहे हैं। और आप खुद देखिए आज तक मैं 15 साल के क्वेश्चन में देखिएगा, 35 साल के क्वेश्चन में नहीं बोल रहा हूँ मैं, 15 ईयर्स के एडवांस के क्वेश्चन में आज तक इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया है। बाईफेनाइल तक आया है, ट्राईफेनाइल तक भी नहीं आया है, और पेंटाफेनाइल तो बहुत दूर की बात है। पेंटाफेनाइल तो आप समझो कि बहुत दूर की बात मैं बता रहा हूँ। जो पूछा है वो ज्यादातर डाईफेनाइल तक पूछा है, और डाईफेनाइल कंसेप्ट एकदम आसान है। भाई 2 ऑर्थो पे डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, एक घूम जाएगा, एक घूम गया तो पीओएस खत्म, नॉन प्लेनर हो गया। ठीक, समझ में आ गया? हाँ आगे सर, हाँ सर। सर। तो सीख गए आप लोग, इस तरह का बाईफेनाइल वाला बन जाएगा ना। बाईफेनाइल में बन जाएगा। कहाँ पे ऑप्टिकल और कहाँ पे ज्योमेट्रिकल होगा ये आप जज कर लोगे और आसानी से आप बना भी लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। कहाँ पे ज्योमेट्रिकल और कहाँ पे ऑप्टिकल होगा इसे आराम से आप जज कर लोगे और आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो नेक्स्ट आप हेडिंग दे सकते हो
कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज कैलकुलेशन सीखना है हमको, ठीक है। इस पे हम बात करेंगे आपसे, क्लियर। तो नेक्स्ट ये वाला समझ जाना, पीओएस खाली करना है बस, और 3 केस याद कर लेना उधर वाला। नेक्स्ट हेडिंग दो, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। देखो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का खूब क्वेश्चन आता है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बहुत मजा आता है इसमें कैलकुलेशन नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर में, तो इसमें हम बहुत कुछ आपको सिखाएंगे। एक ही चीज पे सिर्फ कंसंट्रेट नहीं कराएंगे, बहुत सारी चीजें सिखाया जाएगा। तो देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है वो 2 का पार्ट होता है, एक ज्योमेट्रिकल का और एक ऑप्टिकल का, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, जीआई प्लस ओआई, इसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो कभी अगर आपसे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछेगा, इसका मतलब उसमें जीआई का भी इन्वॉल्वमेंट है और ओआई का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो एक नाम आता है स्टीरियो सेंटर का, किसका नाम आता है? स्टीरियो सेंटर, कितना ज्यादा स्टीरियो सेंटर है। तो स्टीरियो सेंटर का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर, स्टीरियो सेंटर का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर, और प्लस होता है ऑप्टिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर किसको कहते हैं? ज्योमेट्रिकल सेंटर वो सेंटर होता है जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, और ऑप्टिकल सेंटर वो सेंटर होता है जहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ऑप्टिकल सेंटर का मतलब क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। धीरे धीरे सीखेंगे आप इसको। तो स्टीरियो सेंटर लिया, अगर स्टीरियो आइसोमर निकालना है तो दोनों का सम करके आपको निकालना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर प्लस ऑप्टिकल सेंटर। ओके, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? आगे सर। अब मैं बोल रहा हूँ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ कहाँ होता है, पहले तो इसको एक बार मार्क कर लो आप, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहाँ कहाँ पे होता है इसको मार्क कर लो। तुम्हें क्या होगा ना, इसका आप सेंटर तभी ना निकालोगे जब मार्क कर लोगे। तो चलो थोड़ा सा एक बार हम आपसे बात कर लेते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में जीआई होता है ना? सर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में जीआई होता है ना? होता है सर, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में जीआई होता है। होता है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो ये सब ज्योमेट्रिकल सेंटर में आ जाएंगे। फोर्थ रिंग में भी होता है जीआई। यस सर। और 5 में साइक्लोएल्किन में कार्बन ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 पे होता है। साइक्लोएल्किन में कार्बन ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 पे होता है। बोलो, ये मानते Yes, हो कि sir. नहीं मानते हो? यस सर। ऑप्टिकल में अगर हम बात करें तो कायरल कार्बन में होता है। ऑप्टिकल तो कायरल कार्बन के लॉन्ग होता है ना? सर कायरल कार्बन, ये तो आप सब लोग मानते ही हैं। कायरल कार्बन से ऑप्टिकल सेंटर देखना है, किससे देखना है? कायरल कार्बन। सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर कायरल कार्बन से देखा जाता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक। और दूसरा पॉइंट पे यही सब ले लो, एलीन में हो जाएगा। तीन सर साइड। एलीन में आ जाएगा ना ऑप्टिकल, बिना कायरल कार्बन का एलीन बच गया। बिना कायरल कार्बन का तुम्हारा कौन सा केस बचा? एलीन बचा ना। यस सर। इसके बाद स्पाइरेन बचा। आयरन। इसमें भी तो आपने देखा ऑप्टिकल होता है, ये भी सेंटर में आ जाएगा ना। एलीन हो गया, Yes, sir. स्पाइरेन हो गया। चौथा आप ले लो साइक्लो अल्काइलिडीन। साइक्लो अल्काइलिडीन ले लो, अल्काइलिडीन। और उसके बाद पॉलीफिनाइल। इतने में होता है कि नहीं बताओ? और इससे ज्यादा कुछ आपने पढ़ा है? तो ये सब इसमें भी तो होगा ना, जीआई में हाँ, भी। जीआई में भी हो जाएगा, क्योंकि जीआई ओआई दोनों का काउंटिंग एक साथ मैंने बता दिया। इतने में ही जीआई और ओआई होता है। इसके अलावा कुछ होता है क्या? इसके अलावा जीआई और कहीं पढ़ा है आपने? पढ़े नहीं ऐसा होगा। इसके अलावा जीआई कहीं और नहीं होता। इतने ही केस जीआई के लिए है। तो यही सब सेंटर दिखाएगा आपको, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, 5। और ओआई कायरल में होगा, एलीन में होगा। कायरल कार्बन को छोड़कर एलीन बच गया, स्पाइरेन बच गया, साइक्लो अल्काइलिडीन बच गया, और पॉलीफिनाइल रिंग बच गया। इसके अलावा ऑप्टिकल और कहीं नहीं होता। यही पूरा केस है। तो ऑप्टिकल सेंटर के लिए ये पूरा केस समझ लो एक बार। समझ में आया? क्लियर है? तो अब क्या होता है, अभी देखो हम तुमको ज्योमेट्रिकल का भी निकालने का सिखा देंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल का अलग से निकालना सिखाते हैं। तो क्या फायदा, हम स्टीरियो से सब सिखा देंगे आपको। ज्योमेट्रिकल भी अलग से आ गया, ऑप्टिकल भी अलग से।
और दोनों के मिक्स करके क्वेश्चन भी करा देंगे आपको। एक तो क्वेश्चन हम ये करा देंगे सिर्फ GI वाला होगा, सिर्फ OI वाला होगा, और दोनों को मिक्स करके हो जाएगा। तो सब के लिए एक ही बार में हो जाएगा काम। अलग अलग क्यों करें भाई? देखो आप तो समझदार हो, आप तो समझदार हो कि अगर स्ट्रियो सेंटर में सिर्फ ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाएगा, है या नहीं? अगर स्ट्रियो सेंटर में सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर होगा तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहलाएगा। मानते हो नहीं मानते हो बताओ? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को अलग से पढ़ने की जरूरत है अपने को? बताओ। तो आराम से हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। तो मेरे साथ आप चलिएगा। तो ये वाला ही बात एक बार फिर से बोल दीजिए। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो स्ट्रियो सेंटर की बात कर रहा है, तो स्ट्रियो सेंटर का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकल सेंटर प्लस ऑप्टिकल सेंटर। और मान लो उसमें ऑप्टिकल सेंटर नहीं है, तो स्ट्रियो सेंटर किसके कारण होगा? ज्योमेट्रिकल के कारण ही होगा ना। यस सर। तो इसका मतलब उस नंबर को हम स्ट्रियो आइसोमर बोले या ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोले? गलत हो गया क्या? नो सर, एक ही बात है। एक ही बात हुआ। अगर मान लो सिर्फ ज्योमेट्रिकल सेंटर के कारण आइसोमर हो रहा है तो उस स्ट्रियो आइसोमर को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बोल सकते हैं। अगर कोई भी स्ट्रियो आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल सेंटर के कारण हो रहा है तो हम उसको सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं, है या नहीं? तो मैं आपको अलग अलग करके क्यों बताऊं? एक ही जगह पे सब आ जाएगा। एक तो इंडिविजुअल भी हो जाएगा और मिक्स भी हो जाएगा। तो भैया और आपको क्या लेना देना है? अलग अलग पढ़ के क्या फायदा? तो इसलिए हम आपको यही तरीका सिखा देंगे। देखो इतना ही केस है, 5 GI में 5 OI में, 10 केस में GI और OI होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा कहानी है लेकिन फॉर्मूला नहीं है उसका। फिर हम उसकी कहानी समझाएंगे तुम्हें आगे। अभी तो फॉर्मूला पे कहानी समझिए। अब एक पहला केस लेते हैं, केस नंबर 1। ठीक है, तो केस नंबर 1 है फॉर डिसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। डिसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, डिसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? डिसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? डिसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है, डिसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मीनिंग लिया ये जाता है कि दोनों साइड से अगर IUPAC नियम डिफरेंट आ रहा है तो वो डिसिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल उसको बोलते हैं जहां पे IUPAC नियम दोनों साइड से सेम है। सिमेट्रिकल और डिसिमेट्रिकल का मीनिंग यही तो है ना? या उसको ये बोलो कि आधे आधे काटेंगे तो बराबर नहीं आएगा, ये बोलो, ये भी तरीका है। तो डिसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल को सिंपल शब्दों में बताता हूं मैं तुम्हें। डिसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें IUPAC नेम डिफरेंट फ्रॉम बोथ साइड लिख सकते हो। IUPAC नेम अगर सेम आ जाए ना तो सिमेट्रिकल हो जाता है वो। IUPAC नेम इज डिफरेंट, यही तरीका सही होता है। IUPAC नेम इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से अलग अलग आता है, दोनों साइड से अलग अलग आता है, डिफरेंट आता है, तो वो बोलते हैं डिसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। बड़ा समझना है इसको, बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, कहीं टेंशन नहीं होगा। हम फॉर्मूला को प्रूफ भी करके बताएंगे। फॉर डिसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल IUPAC नेम इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ साइड and n number of stereo center, n number of stereo center, then number of stereo isomers इक्वल होगा 2 के पावर n। the number of stereo isomer is equal to 2 के पावर n for disymmetrical molecule। IUPAC name is different from both sides and n number of stereo center, then number of stereo isomers is equal to 2 के पावर n। इसको प्रूफ भी कर देंगे हम, बस इसको अभी तुम याद करो। एक बार याद तो करना ही पड़ेगा ना, इसको लिखेंगे भी और याद भी करें। अगर मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिकल है, डिसिमेट्रिकल पहचानोगे कैसे? अगर दोनों तरफ से IUPAC नेम डिफरेंट आया, इधर से किए तो कुछ नाम अलग आया, उस तरफ से किए तो राइट लेफ्ट दोनों से अलग अलग आया, मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिकल है। और अगर उसमें n नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है वो 2 के पावर n होता है। क्लियर है बात? अब इस पे एग्जांपल्स देखते हैं, समझाता हूं मैं आपको एग्जांपल। पहला सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आया और बोला गया CH3CH डबल बॉन्ड CH,
सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे लिखा है CH2CH3। मुझे पूछा गया कि बताओ इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना हो या स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितना हो, तो मैं क्या आंसर दूंगा उसको। अगर मुझसे किसी ने पूछा कि इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे, सही, 4 पहले तो 2.2 देखेंगे इसमें ज्योमेट्रिकल किस किस पॉइंट पे, यहाँ पे है और यहाँ पे है। 2 है 2.2 इसका मतलब स्टीरियो सेंटर जो होगा वो n जो आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल सेंटर आया ना। इसको हम Yes, नंबर sir. ऑफ स्टीरियो आइसोमर भी बोल सकते हैं और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बोल सकते हैं। यस सर, तो अगर इसमें देखो, और ये मॉलिक्यूल कैसा, सिमेट्रिकल या डिसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। ये मॉलिक्यूल है डिसिमेट्रिकल, ये मॉलिक्यूल है डिसिमेट्रिकल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और N2 है तो नंबर ऑफ GI कितना होगा, GI निकाल सकते हो क्योंकि GI के कारण हो रहा है ना सब कुछ। तो 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 2 मतलब 4 इसके टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर होंगे या टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बताओ इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मतलब ये हुआ, अगर ज्योमेट्रिकल सेंटर अकेला है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ऑप्टिकल सेंटर अकेला है तो ऑप्टिकल आइसोमर, दोनों मिक्स है तो नाम स्टीरियो आइसोमरिज्म का है। बस यही है। अब ये ऑक्साइड वाली उसमें सर जीआई निकाल करता है ना नंबर और। अभी निकालेंगे, सब अभी निकाले, अभी तो एग्जांपल शुरू हुआ है, अभी तो बहुत सारे एग्जांपल्स करवा देंगे आप। यस सर। तो स्टीरियो सेंटर 2 हो गया, मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिकल था तो नंबर ऑफ GI 2 के पावर 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्लियर था ये। और अगर कोई मान लो फॉर्मूला भूल जाएगा तो क्या आंसर लिखेगा, देखो तो इसका सिस लिखेगा, इसका भी सिस लिखेगा, इसका सिस तो इसका ट्रांस बना देगा, इसका ट्रांस इसका सिस बना देगा, और इसका भी ट्रांस इसका भी ट्रांस बना देगा। 4 पॉसिबिलिटी है कि नहीं बताओ। यस सर। इस कार्बन पे सिस, दूसरे कार्बन का भी सिस, पहले कार्बन का सिस दूसरे का ट्रांस, पहले का ट्रांस दूसरे का सिस, चौथे अगले का ट्रांस और उसका भी ट्रांस। ये 4 पॉसिबिलिटी है कि नहीं। बिना फॉर्मूला का बना नहीं पाएंगे हम, बिना फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, फॉर्मूला जल्दी बन जाएगा। तो क्या यही पॉसिबिलिटी है कि नहीं बताओ मुझे। अगर इसमें 2 ज्योमेट्रिकल सेंटर है तो सिस पॉसिबल है, सिस ट्रांस पॉसिबल, ट्रांस सिस पॉसिबल, ट्रांस पॉसिबल। तो टोटल नंबर ऑफ GI कितना हो गया, 2 के पावर 4। अभी देखो अगला देखते हैं क्वेश्चन, अभी धीरे धीरे आने लगेगा आपको। देखो अगर मान लो लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ लिखा है CH, और इधर लिख लो आप CH2 CH डबल बॉन्ड NOH लिख लो, यहाँ पे लिख लो CH NOH लिख लो। बताओ तो थोड़ा, बताओ तो इसमें कितना नंबर ऑफ GI होगा, कितने नंबर में GI होगा बताओगे। 8 होगा। 8 होगा। और क्योंकि 3 है यहाँ ज्योमेट्रिकल सेंटर, 3 है तो 2 के पावर 3 8 हो जाएगा। मान लो कभी फॉर्मूला आप भूल गए, और ये मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिकल है कि नहीं, मानते हो। पॉइंट एकदम वाइज पॉइंट के साथ चलना है तो क्वेश्चन की बारीकियां आपको समझ में आने लगेगा। ये मॉलिक्यूल क्या है, डिसिमेट्रिकल है, ये मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिकल है, और डिसिमेट्रिकल के साथ यहाँ पे इसमें भी GI है, इसमें भी GI और इसमें भी GI है। तो स्टीरियो सेंटर कितना हो गया, 3, तो नंबर ऑफ GI कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ GI बोल रहे हैं इसमें, ठीक है ना, क्योंकि मिक्स नहीं है ना ये। तो 2 और 3 8 हो जाएगा। 8 और मान लो फॉर्मूला भूल गए, देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन बनेगा, सिस और यहाँ पे सिन, सिस NT, 2 पॉसिबिलिटी से हो गया। फिर क्या करोगे, इसको सिस लिखो, इसको ट्रांस लिखो, इसको सिन लिखो, इसको सिस लिखो, इसको ट्रांस लिखो और इसको NT लिखो। अब शुरुआत तुम ट्रांस से करो, ट्रांस सिस सिन, ट्रांस सिस NT, ट्रांस सिन, ट्रांस
ट्रांस एंटी, बोलो ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं? क्या गलत लिखा हुआ है? 8 आएगा कि नहीं? इसके अलावा तुमको कुछ लग रहा है? बताओ, इसके अलावा कुछ लग रहा है आपको? बोलो। नहीं सर, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर डिसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो सीधे इन इन जो निकालो उसके बाद पावर में डाल दो बस, 2 के पावर में। ये प्रूफ भी हो रहा है, फॉर्मूला भी प्रूफ हो रहा है साथ साथ में। ये लिख लीजिए पहले, आप लिख लीजिए पहले, आप लिखते चलिएगा तो फायदा मिलेगा। मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ जीआई निकालने के लिए 2 के पावर n कर दो, 2 के पावर n। अभी और एग्जाम्पल देंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा, अभी आप सीखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। मजेदार टॉपिक है ये, बहुत नंबर वाला तो बहुत मजेदार होता है, इसमें बहुत कुछ सिखाएंगे हम आपको। अभी तो इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आगे ला के सिखाएंगे आपको, उसके बाद फिर हम आपको इसमें स्यूडो कायरल भी सिखाएंगे। इसमें बहुत मजेदार मजेदार चीज आएगा। उसके बाद हम आपको सोचने के लिए भी सिखाएंगे कैसे क्वेश्चन को बिना बिना फॉर्मूला के कैसे सोचा जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बिना फॉर्मूला से बनेंगे, उनको सोचना कैसे है वो सब डीपीपी में मिलेगा। क्वेश्चन जो सोचने वाला होगा वो आपके मॉडल में नहीं है। अभी तो सोचने वाला क्वेश्चन दे ही नहीं रहे, अभी तो सिंपल उस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना वो दे रहे हैं। अब इसी पे तुमको अगला क्वेश्चन देते हैं। देखो, जैसे मान लो किसी ने आपसे कहा बेटा तुम ऐसे करो, इसको बनाओ CH3, इसको इधर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ लिखते हैं। आपसे ये क्वेश्चन बोला कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ लिख दिया C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ऐसे लिखा हुआ है। और फिर लिखा है CH डबल बॉन्ड CH, और नीचे लिखा है CH और डबल बॉन्ड NOH लिखा है। CH डबल बॉन्ड NOH, थोड़ा सा जगह कम पड़ जा रहा है, रुक जाओ थोड़ा इसको जगह बना देते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं किसका। हाँ अभी ठीक हो गया। CH और डबल बॉन्ड NOH, बताओ तो इसमें कितना GI है? देखो मैं सभी जितना भी दे रहा हूँ ना अभी आपको, सब ज्योमेट्रिकल सेंटर वाला ही दे रहा हूँ। अगर आप ध्यान देंगे तो सब आपको हमने ज्योमेट्रिकल सेंटर ही दिया। यहाँ पे CH लगा देना, यहाँ पे CH लगा लेना, यहाँ पे CH करा लेना ना, तभी ना होगा। वो वाला हो जाएगा, एलिन वाला। हाँ एलिन का केस लगेगा ना। मॉलिक्यूल कैसा डिसिमेट्रिकल है ना? डिसिमेट्रिकल है। पहले तो आप ये जज कर लिए कि मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिकल है। मॉलिक्यूल कैसा है? डिसिमेट्रिकल है। मॉलिक्यूल है डिसिमेट्रिकल। और आप देखो थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे ये एक स्टीरियो सेंटर है, और ये देखो इतना बड़ा वाला दिख रहा है, ऑड नंबर वाला, ऑड नंबर वाला, ऑड नंबर ऑफ एलिन लिखा है। ये एक पूरा सेंटर है, ये नहीं कि अलग अलग 2 सेंटर मत बना देना। एलिन एक अपने आप में एक सेंटर है मात्र, इसके बाद ये एक सेंटर है और ये एक सेंटर है। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है 4, और वो चारों GI का सेंटर है, इसलिए नंबर ऑफ GI कितना होगा? नंबर ऑफ GI होगा 2 के पावर 4, मतलब 16 हो जाएगा। देखो कितना आंसर आ गया जल्दी। कुछ किया हमने नहीं। GI का क्वेश्चन बनाने में टेंशन थोड़ी है यार, GI का क्वेश्चन बनाने में कोई टेंशन थोड़ी है, कोई भी बच्चा बना देगा यार। अब अगला क्वेश्चन देखो, GI के क्वेश्चन को बनाने में कोई टेंशन नहीं है भाई। अभी डिसिमेट्रिकल वाला क्वेश्चन करा रहा है, अभी सिमेट्रिकल वाला भी लाएंगे, अभी पॉइंट्स और आएगा आपके पास। देखो ये लिखा है से डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लिखा है CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ लिखा है CH डबल बॉन्ड N। चलिए बताइए तो, बताइए इसमें GI सेंटर ही दे रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना अभी हम सब GI का ही करा रहे हैं। पहले हम GI निकालना सिखा देंगे आपको, लेकिन हमारा सब काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम GI के साथ अभी क्वेश्चन दे रहे हैं।
अब इसमें मिक्स करेंगे आगे, अभी OI का देंगे क्वेश्चन तुम लोगों को, फिर मिक्स करेंगे, ठीक है। 8 बनेंगे। देखो इसमें कितना 8 बनेंगे सेंटर सर। क्लियर हो जाए। सेंटर एक ये भी है, देखो 8 से ज्यादा पे होता है ना GI, ये भी GI सेंटर और ये भी GI सेंटर है। N हो गया 3, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर भी बोल सकते हो इसको, और इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बोल सकते हो। 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 8। हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। यस सर। समझ में आ रहा है बात? ज्योमेट्रिकल सेंटर आ रहा है समझ में? आ रहा है सर, आ रहा है। यस सर। अब थोड़ा ऑप्टिकल का देते हैं तुम लोगों को। जैसे मान लो ऐसे लिखा है CH3 CHOH CHOH और यहाँ पे है CH2 CH3। बताओ इसमें कितना नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा? 4 होगा सर। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन कायरल पे है कार्बन और ये कार्बन कायरल है, और मॉलिक्यूल कैसा है? सिमेट्री। डिसिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से सेम IUPAC नहीं है, मॉलिक्यूल है डिसिमेट्रिकल। और N कितना है? 2। और ये दोनों ऑप्टिकल सेंटर्स है कि नहीं है, देख लो। इसका मतलब नंबर ऑफ OI निकल जाएगा यहाँ पे। नंबर ऑफ OI कितना होगा? 2 के पावर 2। 4। देखो कितना आसानी से बन जा रहा है। तो कोई लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पहले GI पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ाने की जरूरत है यार? अगर क्वेश्चन GI का होगा तो GI से आंसर निकलेगा, क्वेश्चन OI का होगा तो OI से निकलेगा, फॉर्मूला तो एक ही है। तो हम एक ही जगह पे आपको सब पढ़ा रहे हैं, GI भी, OI भी और स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी। अभी हम सेपरेट बात करेंगे तो सेपरेट, अगर GI की बात करेंगे तो GI निकलेगा, OI की सेपरेट बात करेंगे तो OI निकलेगा। और अगर हम सेपरेट बात कभी भी मिक्स करके करेंगे तो दोनों निकल जाएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो जाएगा, वो है या नहीं? चलो अगला देखो क्वेश्चन, ये लिखा है देखो CH3 CHOH। हाँ, अगर एक बार इसको थोड़ा सा अगर मान लो फॉर्मूला भूल जाते तो कैसे निकालते? देखो अगर कोई बच्चा फॉर्मूला भूल जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? RR हो सकता है, RS हो सकता है, SR हो सकता है और SS हो सकता है। बोलो होगा कि नहीं होगा? यही 4 पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो तो बताओ। इसके अलावा किसी बच्चे को अगर पॉसिबिलिटी लगता है तो बताएं। बोलो कोई। यही 4 पॉसिबिलिटी, एक RR, फिर RS, SR और SS। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितना हो गया? 4। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उसको देखो। अगले क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ लिखा है CH3 CHOH, यहाँ लिखा है CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, इधर लिखा है CHOH और इधर लिखा है CH2 CH3। बताओ तो इसमें कितना सेंटर, स्टीरियो सेंटर कितना है? 3 रहेगा सर ऑप्टिकल वाले। कुल कैसा है, सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल कुछ भी बोल सकते हो, अनसिमेट्रिकल भी बोल सकते हो इसको, डिसिमेट्रिकल बोल दो या अनसिमेट्रिकल बोल दो। अनसिमेट्रिकल है, ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल, और ये वाला केस इवन नंबर एलीन का है। 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, और तीनों ऑप्टिकल सेंटर है। तीनों कौन सा सेंटर है? ऑप्टिकल सेंटर। अगर तीनों ऑप्टिकल सेंटर है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितना हो जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2 के पावर 3 8 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अगला एक क्वेश्चन और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ जाएगा कुछ भी। डिसिमेट्रिकल वाले में तो आसान रहता है, 2 के पावर n करना है बस, और इतना सोचने में किसी को कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा। 2 के पावर n इसलिए करने के लिए सिखा रहे हैं ना। देखो अभी तक क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जो 4 8 10 से ज्यादा आया है, तो फॉर्मूला भूल भी जाओगे ना तो काउंटिंग कर सकते हो, इसी में करना होगा। तो R और एलिन का R और उसका R, R R R, फिर क्या होगा? R R S S S करके बदल लेंगे, 8 बन जाएगा। 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8 कॉम्बिनेशन बन जाएगा। कॉम्बिनेशन 8 बनेगा तो डायरेक्ट कर लेंगे, तरीका है अपने पास। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में है ऐसा दिया हुआ है
CH3 CHCl, यहाँ पे CH और यहाँ पे OH, यहाँ पे CHBr और यहाँ पे CH3 लिखा है। और आपसे कह रहा है कि बताओ इसमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म कितना होगा। मैं क्या आंसर दूं उसे? 8 ही होगा। 8 होगा सर, 8 ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकली है और इसमें 3 कायरल कार्बन है। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल या डिसिमेट्रिकल कुछ भी लिख सकते हो। ये मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल कुछ भी बोल सकते हो। n कितना होगा यहाँ पे 3 नंबर ऑफ, और ये तीनों ऑप्टिकल सेंटर है, ये तीनों ऑप्टिकल सेंटर है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कितना हो गया 2⁻³ इज इक्वल टू 8। ऐसे क्वेश्चन बनाना होंगे। समझ में आया डिसिमेट्रिकल वाला? यस सही बच्चों को डिसिमेट्रिकल समझ में आया? यस सर। यस सर। तो इससे आपका GI OI स्टीरियो सब हो जाएगा। अब एक मिक्स क्वेश्चन तुम्हें दे रहे हैं, वो एक कर लो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम आपको केस नंबर 2 पे समझाएंगे और बहुत सारी चीजें वहां पे सीखने को मिल जाएगा आपको। जैसे मान लो अगर मैंने क्वेश्चन ऐसे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इधर लिखा CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH और इधर लिखा मैंने CHOH और इधर लिखा CH3। बताओ इसमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म कितना होगा? ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल है, 8 होगा। 8 होगा सर, अनसिमेट्रिकल 8 होगा। GI स्टीरियो आइसोमरिज्म पूछता है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म कितना होगा ऐसे पूछता है। ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल, ये GI सेंटर है, ये वाला OI सेंटर है और ये कायरल कार्बन भी OI सेंटर है। तो नंबर n कितना हो जाएगा 3 ज्योमेट्रिकल सेंटर प्लस ऑप्टिकल सेंटर। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितना होगा? सीख गए आप? 2⁻³ 8 हो जाएगा। क्या सही बच्चे सीखे? तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में ऐसे करना पड़ता है। कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत आसान सा चीज है बेटा, और बच्चे इसको सीख जाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है आपको। तो इतने पॉइंट्स पे आप देख लो पहले, कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो आप हमसे। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो क्या आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने आता है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं देखने आएगा? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखने आता है तो क्या आपको ऑप्टिकल सेंटर नहीं देखने आएगा? बोलो देखने आएगा कि नहीं आएगा? और अगर आपको देखने आ रहा है तो स्टीरियो सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर प्लस ऑप्टिकल सेंटर होता है, उसके हिसाब से n निकाल लो और नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म के लिए 2⁻n कर दो, 2⁻n कर दो। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर। ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, मतलब बन जाएंगे ना? हाँ सर। यस सर। अब उसके बाद केस नंबर 2 पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो केस नंबर 2 का डिस्कशन हम लिख देते हैं, लेकिन अब करेंगे कल डिस्कशन। यस सर, होमवर्क दे दीजिएगा। होमवर्क लिख देंगे, अभी इस पे भेजने से पहले लिख देंगे। केस नंबर 2 पे हम बात करेंगे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल पे। फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब होता है IUPAC नेम इज सेम फ्रॉम बोथ साइड। ये मतलब होता है, इसको अभी लिख लो और नेक्स्ट क्लास में इवन नंबर लेके चलेंगे और ऑड नंबर पे बात करेंगे। बस 2 ही केस ही होता है, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में 2 केस बन जाता है कि एक ऑड नंबर में स्टीरियो सेंटर है तो क्या होगा, और इवन नंबर में स्टीरियो सेंटर है तो क्या होगा। तो फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल IUPAC नेम इज सेम फ्रॉम बोथ साइड। तो इसको आप कर लीजिए। देखो स्टीरियो आइसोमर कॉपी पढ़ लीजिएगा, उससे ज्यादा कभी नहीं आएगा क्वेश्चन। कॉपी मैक्सिमम पे है, कॉपी आपका मैक्सिमम पे है। कॉपी आप जितना पढ़िएगा उतना अच्छा हो जाएगा आपका। तो आपका काम मैक्सिमम क्या करना है, कॉपी को पढ़ना है और मॉड्यूल बना लीजिए, DPP बना लीजिए बस। और इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। स्टीरियो के क्वेश्चन 1 आते हैं मात्र, 1 आएंगे, वो भी बाई चांस है, वो भी आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन स्टीरियो आइसोमर का एप्लीकेशन है, लेकिन एप्लीकेशन बेसिक वाला होता है, ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन हार्ड वाला नहीं होता है। उसका जो एप्लीकेशन वो बेसिक एप्लीकेशन है, बेसिक जो आसान जो नहीं होता है वही एप्लीकेशन जाकर ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज होगा। तो बेसिक वाला आपको यूज होगा।
तो बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा परेशान होकर स्टीरियो आइसोमर के लिए आपको करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए आपको मॉड्यूल, कॉपी और डीपीपी इतना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, ओके सर। ठीक है। आप इसको, अभी तो इसमें बहुत बातें हैं, अभी तो हम इस मॉलिक्यूल में, अभी नंबर वाले पे हमारी एक क्लास पूरी चलेगी। अभी एक क्लास डेढ़, कभी 2 क्लास तक हम पूरा नंबर वाले पे ही लेते हैं क्लास, तो तब भी हमारा आज एक क्लास लगभग हो गया है, तो एक क्लास और मैं लूंगा आपका, जिसमें हम नंबर की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराएंगे। एक तो फॉर्मूला वाला हो जाएगा, और एक नंबर कुछ ऐसे ऐसे दिया रहेगा, उस क्वेश्चन को कैसे बनाना है वो सब चीजें हम आपको वहाँ पे सिखाएंगे। उसके साथ हम स्ट्रक्चरल को भी जोड़ेंगे आगे, हम उसके आगे स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो जोड़कर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर सिखाएंगे आपको। जैसे अभी तक आपने सीखा क्या है, आपने एक स्ट्रक्चरल अलग निकालना सीखा है, स्टीरियो अलग निकालना सीखा है, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर निकालना सीखना होगा। तो स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो को टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बोलते हैं। तो फिर मैं आपको लास्ट वैरायटी में वो सिखाऊंगा, तो आपको नंबर्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगा। इसमें नंबर ऑफ, आपको स्टीरियो आइसोमर ज्यादा इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कॉपी से पढ़ लीजिएगा तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट हो जाएगा, उतना बहुत होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम है, समझ लो आप। ठीक है, तो वो सब कुछ बता देंगे। क्या होमवर्क भेजिए? हाँ, होमवर्क लिख के भेज देते हैं बेटा। ठीक है, तो इसमें अभी कितना दिन लगेगा? 10 दिन है किसमें बेटा? स्टेडियम पूजा कितना दिन लगेगा? स्टीरियो आइसोमर में सर कितना दिन लगेगा सर आगे? मतलब क्लास और लगेगी। और अभी जैसे ये तो 2 क्लास, एक क्लास में और खत्म हो जाएगा, उसके बाद कन्फॉर्मेशनल आ जाएगा आपके पास, तो 2 क्लास उसका भी मान लो। मतलब अभी आप 4 क्लास से 5 क्लास तक टोटल मान सकते हो, बस इससे ज्यादा नहीं मैक्स। सर आप ही पढ़ाइएगा सर, नए वाले सर आप ही पढ़ाइएगा सर। नहीं, मैं ही पढ़ाऊंगा मैं ही। चैप्टर नहीं सर, पूरा ऑर्गेनिक हुई ये चैप्टर नहीं, पूरा ऑर्गेनिक ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक ज्यादा कंफर्टेबली हम ज्यादा पढ़ा भी पाते हैं अच्छे से, सर आप ही पढ़ाइए। तो दिक्कत नहीं होगा। और क्योंकि उसमें थोड़ा एडवांस क्वेश्चन भी आ रहा है, थोड़ा सा बच्चों को शुरुआत में परेशानी होता है, लेकिन ज्यादा परेशानी नहीं होगा, क्योंकि हम आपको अच्छे से क्वेश्चंस भी कराएंगे ऑर्गेनिक के साथ में, तो उसमें आपको दिक्कत अगले बार टेस्ट में सर ORM 1 तक लिखा है सर, देखिए। हाँ, ऑर्गेनिक रिएक्शन में 1 शुरू हो जाएगा इसके बाद। पता तो नहीं ज्यादा सर क्या है, आपकी ORM है क्या प्लानिंग सर? कम आ रहा है, आप देखिए तो सही। सर वो भी है सर। अरे सर GI का सवाल जोड़ का सवाल नहीं आया था इस बार स्टीरियो का। देखो ऑनलाइन में उतना सिलेबस नहीं हो सकता है जितना यस सर। वो कोर्स प्लानिंग में लिखा हुआ है ना, ORM 1 तक पूरा स्टीरियो आ जाए, यही बहुत होगा। यस सर, हम वो पूरा बड़ी स्टीरियो तो कंप्लीट कर ही देंगे, पूरा स्टीरियो कंप्लीट कर देंगे, आराम फिर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कर देंगे। 2 क्लासेस का हो जाएगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चलाएंगे, यस सर। तो उधर तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही आ रहा होगा, उससे ज्यादा नहीं आ रहा होगा। वो बहुत है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक आएगा, उससे ज्यादा आ भी नहीं सकता है, उतना सिलेबस नहीं पढ़ाया जा सकता है। सर यस सर वो है। तो ठीक है, यहाँ तक लिख लो। मैथ में सर खूब ब्रेक से ट्रिग्नोमेट्री आ गई थी जो सिलेबस दिया नहीं था, और केमिस्ट्री में सर बहुत कम आया था। मैथ्स में तो मतलब 11th का आया ही था सर, 12th का तो आया ही था। और केमिस्ट्री में भी 11th 12th थोड़ा मिक्स था। नहीं सर, केमिस्ट्री में तो ठीक था सर, केमिस्ट्री में तो मतलब केमिस्ट्री में सर 12th का था सर, काफी कम आया था सर, जितना बहुत कम आया था सर, इसीलिए केमिस्ट्री अच्छे से हो गया सर। ये मैथ्स में थोड़ा सा ज्यादा 11th का पूछ दिया सर। चलिए कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा आप लोगों को, बहुत अच्छा हो जाएगा ना। आप पढ़ाइए सर। सर मैथ्स में एक चैप्टर 12 का था ही बस, और उसमें भी सर मतलब क्वेश्चन आए थे जो हम लोग पढ़े सर, 1 1 on 2 on 2। हाँ सर 1 1, और मतलब सिलेबस से सर आगे पढ़ाने वाले थे वो चीज। हाँ, ये बात सही कह रहे हो जाएगा, टेंशन नहीं है उसके लिए। केमिस्ट्री का सिलेबस कम टाइम से होता है, कोर्स प्लानिंग जैसे रहता है ना वैसे होता है, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगा। कोर्स प्लानिंग से कम हम पढ़ाते नहीं, पूरा पढ़ा ही देते हैं, हमारे वो टारगेट में रहता है, वो हमें आइडिया है ना पूरा कि रेजिडेंस में कितना कोर्स प्लानिंग रहता है और कितना पढ़ाया जा सकता है, तो उसका टेंशन अपने को नहीं है। ठीक है, मिले नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर।